नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसरो के एक ऐसे प्लान के बारे में जिसको सोचकर आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे कि आखिर आने वाले समय में इसरो स्पेस के मिशंस के लिए क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाला है। इसी में से एक कड़ी है न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ फॉर स्पेस मिशन के लिए। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसा आपने अभी तक देखा होगा कि रॉकेट्स को लॉन्च करते समय भारी मात्रा में केमिकल फ्यूल का यूज़ किया जाता है जो कि रॉकेट की साइज़ को बढ़ा देता है और वेट को भी। लेकिन अब इसरो का प्लान ऐसा है कि वो इसकी बजाय न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करना चाहता है। तो चलिए जानते हैं पूरा न्यूज़ है क्या, आखिर इसरो को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है और आने वाले फ्यूचर में न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ इन स्पेस स्टेशन के लिए या फिर स्पेस मिशंस के लिए कैसा साबित होने वाला है। चलिए जानते हैं। अगर ऑफिशियल जानकारी की बात करें तो इसरो के द्वारा एक ऐसा प्रपोज़ल जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि इसरो चाहता है कि 3 फेज़ का एक ऐसा डेवलपमेंट किया जाए जो कि 100 वॉट की रेडियो आइसोटोप से थर्मल इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम करे। यानी कि आप कह सकते हैं कि रेडियो मटेरियल को यूज़ करके एक थर्मल जनरेटर बनाया जाए जो कि 100 वॉट की एनर्जी पैदा करती हो। यानी कि आप शॉर्टकट में उसको RTG भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा एक जनरेटर होगा जो कि पावर जनरेट करेगा रेडियो एक्टिव मटेरियल के द्वारा। यानी कि आने वाले समय में जो स्पेस के डीप मिशन होंगे जिनमें फ्यूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसरो ऐसे मिशंस को रेडियो एक्टिव मटेरियल के द्वारा कंप्लीट करना चाहता है। इससे वो रॉकेट काफ़ी हल्के होंगे और उनकी जो एफिकेसी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि केमिकल फ्यूल एक न एक समय के बाद ख़त्म हो जाते हैं लेकिन रेडियो एक्टिव मटेरियल काफ़ी सालों तक आपको एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं, जिससे कि आपकी स्पीड और आपका वज़न दोनों बढ़ता और घटता है। यही कारण है कि इसरो चाहता है कि आने वाले अपने गगनयान या आदित्य L1 या एक्सपो सैटेलाइट या आप कह लीजिए मंगलयान 2, चंद्रयान 3 या शुक्रयान जैसे लंबी दूरी की जो यात्राएं हैं इसरो स्पेस में करना चाहता है, उसके लिए वो फ्यूल के बजाय इन्हीं RTG का यूज़ करना चाहता है, यानी रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर का। इससे क्या होगा कि इसरो को काफ़ी स्पेस मिलेगा कि वो अपने इक्विपमेंट्स को रॉकेट्स में डाल सके और अपने रॉकेट के वेट को काफ़ी घटा सके, जिससे कि स्पीड ज़्यादा होगी और लंबी दूरी हम कम समय में ही तय कर लेंगे। यानी कि आप मान के चलिए यहाँ से मार्स का जो सफ़र है वो सालों लग जाता है, लेकिन ऐसे मटेरियल की वजह से हम कुछ ही महीनों में वो कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें नया क्या है, आखिर इसरो इससे पहले क्यों नहीं ऐसा सोचा या उसने इस तरह के इक्विपमेंट्स क्यों नहीं बनाए। तो दोस्तों बता दें कि बात सही है कि ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है नई बात नहीं है स्पेस मिशन के लिए। इससे पहले भी कोल्ड वार के समय 1961 में US की तरफ से एक ट्रांजिट 4A मिशन लॉन्च किया गया था जो कि पूरी तरह रेडियो एक्टिव मटेरियल पे बेस्ड था। लेकिन उसके बाद सोवियत यूनियन ने भी कई ऐसे यानी कि लगभग 2 दर्जन न्यूक्लियर पावर्ड स्पेस मिशन यानी ऑब्जेक्ट्स को लॉन्च किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी और आज के समय में इसका एक जीता जाता उदाहरण है US का परसिवरेंस रोवर जो कि मार्स पे है, वो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल से ही अपने आप को चलाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये अस्तित्व में है, इसरो कुछ नया नहीं कर रहा, बस भारत में पहली बार होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनको बनाया जा तो सकता है लेकिन इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है एक केमिकल फ्यूल रॉकेट की बजाय। इसी वजह से लोग इसको प्रेफर नहीं करते, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी को यूज़ करना और बार बार बनाना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके बजाय उनको अपना काम केमिकल से चलने वाले रॉकेट को तैयार करने में काफ़ी कम समय लगता है, इसीलिए वो अपना काम उसी से चला लेते हैं। हालांकि अब इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि ऐसे रॉकेट जो रेडियो एक्टिव मटेरियल से चलते हों वो लंबी दूरी की यात्राओं के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं और इनमें मेंटेनेंस लगभग 0 के बराबर होता है, क्योंकि इनमें किसी तरह का डैमेज नहीं होता है। क्योंकि आप जितनी समय तक अंतरिक्ष में रहेंगे और अगर लंबे समय तक रहेंगे तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके कोई ना कोई इक्विपमेंट्स वहाँ पे डैमेज हो, ख़राब हो। लेकिन अगर आपके पास कम समय है और आपके पास बेहतर टेक्नोलॉजी है तो आप लंबी दूरी भी कम समय में कर लेंगे। इससे चांसेस जो इक्विपमेंट्स के ख़राब होने और अटकने भटकने की होती है वह पूरी तरह से लगभग कम हो जाती है। यही कारण है कि इसरो चाहता है कि अपने शुक्रयान, आदित्य L1 यानी सूर्ययान और आप ये मंगलयान 3, चंद्रयान 2 इस तरह के जो मिशंस हैं इन सबको इसी तरह से चलाए। यानी कि आने वाले जो स्पेस मिशन है इसरो के, ये लगभग आपको इन्हीं सब सारे चीज़ों पे बेस्ड दिखेंगे। तो आने वाले समय में आपको इसरो के काफ़ी मिशन जल्दी देखने को मिलेंगे और रिज़ल्ट भी जल्दी सामने आएंगे।
आपको बता दें कि आरटीजी जो जनरेटर होते हैं वो रेडियो आइसोटोप को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो पूरी मशीनरी का साइज़ होता है ये इस जनरेटर के बराबर होता है, जो कि एक केमिकल से चलने वाले आप कह लीजिए जनरेटर्स या फिर मशीनरी की तुलना में काफ़ी छोटे साइज़ के होते हैं। इसी वजह से ये रॉकेट एक तो देखने में छोटे होते हैं, इनका वेट भी कम होता है और पावर ज़्यादा होता है, और पावर ज़्यादा होने की वजह से इनको जो स्पीड मिलती है वो एक केमिकल से चलने वाले रॉकेट से कहीं ज़्यादा मिलती है। यानी कि आप भारत कह लीजिए, भारत का PSLV अभी जिस तरह का दिखता है, अगर उसको न्यूक्लियर पावर दे दिया जाए तो वो काम तो उससे बेहतर करेगा, लेकिन उसकी साइज़ और देखने में जो आकार है वो सारे घट जाएंगे और स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी। यानी कि जो भारत का घोड़ा यानी PSLV को कहते हैं, अगली बार जब मंगल मिशन होंगे तो आपको बहुत जल्दी उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो जाने में जो समय लगाएगा वह काफ़ी कम होगा और आने में भी जो समय लगेगा वो भी काफ़ी कम होगा। तो यानी कि आने वाले समय में इसरो के जो प्लान्स हैं स्पेस मिशंस के लिए वो बहुत बेहतरीन है और हमको रिज़ल्ट भी जल्दी मिलेंगे, और हमारे जो इरादे होंगे, जो काम करने के लिए हम जा रहे हैं, वो काफ़ी कम समय में करके हम वापस भी आ सकते हैं। तो आपको इसरो का ये प्लान कैसा लगा, आप हमें ज़रूर कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं और अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस, स्पेस साइंस और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।